नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी शादी पसंद की थी, और सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि मोहब्बत की भी थी। लेकिन आज के हालात ऐसे थे कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो एक जिंदा लाश बन चुका था। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। कहते हैं कि ऐसे मर्दों की पत्नियां बेराह का शिकार हो जाती है, जो या तो बहुत लंबे अरसे के लिए कहीं चले जाते हैं या फिर किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जो सबके मन में शक पैदा कर देता है। इसलिए सारा ज़माना मुझे शक भरी नज़रों से देखता था, लेकिन मैं अपने कदमों पर बिल्कुल सच्ची थी। मैं अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती थी। क्या कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है कि एक बंदा जो बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा है, आप उसके साथ भी बेवफाई कर डालें? लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिलती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। और मुझे क्या पता था कि मुझे मिसाल बना दिया जाएगा, क्योंकि आज जब मैं उठी तो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ 3 मर्द। मेरा नाम अनीता है और मेरे पति का नाम श्याम था। हम लोग सीधे साधे लोग थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते भी थे। फिर मैं बड़ी हो गई और मैंने बाहर जाना बंद कर दिया, और मैं जवान हो गई। अब वो मुझे पहचान भी नहीं पाता था, लेकिन आते जाते उसकी नज़रें मुझे तलाश करती थी, पर मैं उसे पहचान लेती थी। कुछ अरसे एक दूसरे से फ़ोन पर बात भी हुई। फिर सोचा कि ये सब ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी और हमें घर से डांट भी पड़ेगी। इसलिए शादी का इरादा कर लिया। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने कबूल कर लिया, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हम लोग एक जैसे लोग ही थे। वो भी सीधा साधा और मैं भी। ना ज़्यादा गरीब थे और ना ज़्यादा अमीर। बस वही लोग थे जो जितना कमाते हैं उतना इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके बड़े बड़े बंगले नहीं होते, वो किराए के घरों में रहते हैं, लोकल बसों में सफ़र करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश होते हैं। किसी से मांगना नहीं पड़ता, जैसे तैसे करके खर्चे पूरे हो ही जाते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी। मेरी सासू माँ बहुत गुस्से वाली थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही कहा था कि मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है और वो तुम्हें तंग भी करेगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए मैं अपनी सास को बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि मुझे तो ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। मेरी सास पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लोगों के घरों की खबरें भी रखती थी और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। पता नहीं उनको किस बात का घमंड था। उनकी अपनी एक बेटी भी थी, जिसकी शादी उन्होंने बाहर के मुल्क में की थी, और वो वहीं रहती थी। अब घर में सिर्फ मेरी सास और मेरा पति ही होता था। वो मुझे वाकई बहुत तंग करती थी। उन्होंने तो शादी के 1 हफ्ते तक ही लिहाज किया। उसके बाद वो अपने स्वभाव पर आ गई, लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। रात को जब अपने पति के पास आती तो वो कहते कि कहाँ रह जाती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता हूँ और तुम घर के काम कर रही होती हो, तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। मैंने कहा कि मुझे रात को बहुत सारे काम होते हैं। मुझे सुबह के लिए आटा गूंदना होता है, बर्तन धोने होते हैं, दूध उबाल कर रखना होता है, आपकी माँ को चाय बना कर देनी होती है, और किचन भी साफ करना होता है। मेरे पति ने मुझे कहा कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा कि ये सब कुछ भी मैं आप ही के लिए करती हूँ, ताकि इस घर का माहौल अच्छा रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। तो मेरे पति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा कि क्या हो गया है? तो कहने लगे कि तुम मेरे लिए वाकई बहुत कुछ करती हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कल मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सा जोड़ा लेकर आऊँगा। मैंने कहा कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, पर उन्होंने कहा कि मैं प्यार से लाऊंगा तो तुम सिलवा लेना और फिर मुझे पहन कर दिखाना कि कैसी लगती हो। मैं भी खुश हो गई। पर अगले दिन जब वो शहर चले गए तो जिस समय उन्हें वापस आना था उस समय तक वापस नहीं आए। 5-6 घंटे गुजर गए। मैंने अपने बाबा से कहा कि आप ज़रा पता तो करवाए, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। बाबा ने कहा कि कैसे पता करूं, किससे पूछेंगे। 2-3 घंटे इसी तरह और गुजर गए और रात के 2:30 बज गए। मेरी तो जान अटकी हुई थी। जब फ़ोन आया और उन्होंने सबसे पहले मेरा ही नाम पूछा कि श्याम की पत्नी है। मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो फला अस्पताल में है, आप लोग तुरंत आ जाए। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं घर से ऐसे भागी जैसे आज अगर नहीं गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन शायद बुरा हो चुका था, क्योंकि जब हम लोग अस्पताल पहुँचे
तो मेरा पति कोमा में जा चुका था। वहाँ एक डॉक्टर था, उसका नाम डॉक्टर रोशन था। वही ये केस संभाल रहा था। उसने कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है और झटका लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। उन्हें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चोटें नहीं लगी, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, छोटे मोटे फ्रैक्चर हुए, लेकिन झटका इतना ज़ोर से लगा है कि वो कोमा में चले गए हैं। और अब होश में कब आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। मेरे लिए तो ये खबर ऐसी थी कि जैसे मेरी कयामत आज ही आ गई थी। मैं वही ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब यहाँ से उठे, अब क्या कर रही है, आइए कमरे में आकर बैठिए। मेरे बाबा भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया और सारे मामले के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि आपके पति का दिमाग जाग रहा है, वो बातें सुन रहा है लेकिन वो रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आप कोशिश करें, उनसे ज़्यादा बात करें, उनके सामने कोई परेशानी की बात ना करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि किसी तरह वो वापस होश में आ जाए। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसा होता है? तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है, वो समझ ले कि आटे में नमक बराबर, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है और ऐसा हुआ भी है। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरा पति जवान था, खूबसूरत था, कसरत बदन का मालिक था, उसके अंदर बहुत ताकत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे इस हाल में देखूंगी। मैं उसके पास ही बैठी थी। मेरे बाबा ने कहा कि बेटा, मैंने तो सुना है कि ऐसे जब इंसान मशीनों के हवाले हो जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मैं एक काम करता हूँ, अपना घर बेच देता हूँ। अभी से बेचने के लिए बात करता हूँ तो जल्दी पैसे मिल जाएंगे, वरना उसके पैसे कौन देगा? तुम्हारे तो ससुर भी जिंदा नहीं है। मेरे बाबा ने मेरा एहसान किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर बिक जाए। मैंने कहा कि बाबा कुछ करते हैं, मेरे जेवर बेच दूंगी, जबकि मेरे पास जेवर के नाम पर एक ही सेठ था और उससे शायद 2-3 दिन का ही खर्चा पूरा होता। डॉक्टर हमारी बातें सुन रहा था। वो सामने आ गया और उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, अगर आप लोग इतने मजबूर हैं तो आप लोगों को कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि लेकिन फिर खर्चा कहाँ से होगा? उसने कहा कि ये मेरा अस्पताल है, मेरे साथ एक पार्टनर है, लेकिन इस अस्पताल का मालिक मैं ही हूँ। मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके पति का इलाज मुफ्त में करूँगा। मुझे बात सुनकर बहुत आभारी हो गई। मुझसे तो मेरे आंसुओं पर काबू नहीं पाया जा रहा था। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था। इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सिर पर आ गिरी थी। मैंने कहा कि क्या मैं अपने पति के साथ यही रह सकती हूँ? तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा, यहाँ पर रहकर क्या होगा? पर डॉक्टर ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और कुछ सोच कर बोला। उसने कहा कि नहीं, ये ठीक कह रही है। अगर ये यहाँ पर रहेगी, इनसे ज़्यादा बातें करेगी तो इनके ठीक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इनकी पत्नी है और आप लोगों ने बताया कि इनकी मोहब्बत की शादी हुई थी, तो इस वक्त आपके पति के साथ आप ही को रहना चाहिए। मेरे बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे रहेंगी? डॉक्टर ने कहा कि इधर इनके रहने के लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर हम लोग सामान रखते हैं, उधर इनके लिए एक बेड लगा देंगे। बाकी अगर ये चाहे तो अपने पति के कमरे में भी सो सकती है, लेकिन वो कमरा बहुत सारी मेडिकल मशीनों से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होगी। मैंने कहा कि मैं यहीं पर रहूँगी, अपने पति के पास बैठी रहूँगी, उसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। उसे छोड़ के मैं जा भी कैसे सकती हूँ? जब सोना होगा तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊँगी, बस मुझे यहीं पर रहने दे। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और डॉक्टर इतना अच्छा था कि हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर ऐसा इंसान जो उसकी मदद कर रहा है वो उस पर कभी भी शक नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता था कि डॉक्टर एक बुरा इंसान था, वरना वो हमारी मदद करने की बातें क्यों करता? उसे तो बहुत सारे पैसे मिल जाने थे, हमारी ज़मीन बिक जानी थी, जेवर भी बिक जाने थे। हम डॉक्टर से ये सारी बातें कर रहे थे और मेरी सास मेरे पति के पास बैठी थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, उनका भी तो अकेला बेटा था। मैं जब उनके पास आई, उनको तसल्ली देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा इस हाल को पहुंच गया। तूने ही उसे भेजा था, अगर तू ना भेजती तो ये सब कुछ ना होता। मैंने कहा कि मैंने नहीं भेजा था, वो अपनी मर्जी से गए थे। मेरी सास ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तू तो है ही ऐसी, तूने तो शादी से पहले ही मेरे बेटे को फंसा लिया था,
तेरी जैसी औरतों के घर नहीं बसते, क्योंकि उनके पीछे बद्दुआ होती है और तेरे पीछे मेरी बद्दुआ हमेशा रहेगी। यहाँ तक कि मेरे बाबा ने कह दिया कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। आपका बेटा इस हाल में है तो हमारी बेटी भी इसके साथ साथ है, इसके लिए भी तो एक बड़ी मुसीबत है। आपको बच्चों का साथ देना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और आप यहाँ पर बद्दुआ की बातें कर रही है। मेरी सास खामोश हो गई और वहाँ से चली गई। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरी नंद तो बाहर के मुल्क में रहती थी, वो किसी दुबई या सऊदी में नहीं, बल्कि वो तो लंदन में रहती थी। मेरी सास ने उसका रिश्ता ही बड़े अच्छे घर में किया था। अगर वो चाहती तो वहाँ से पैसे भेज सकती थी। एक मुझे लग रहा था कि मेरी सास के दिमाग में ये ख्याल शायद कभी नहीं आया था, या अगर आया भी होगा तो उन्होंने इस पर कभी बात नहीं की थी। लेकिन खैर, भगवान ने हमारा इंतज़ाम कर दिया था, और जब भगवान साथ होता है तो इंसान को किसी और की उम्मीद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैंने इस बात को दिल से मान लिया था कि मेरे लिए सब कुछ वही है। एक बार मुझे घर जाना पड़ा और मैं कुछ ज़रूरी सामान ले आई। अब मैं ज़्यादातर समय अपने पति के पास ही रहती थी, लेकिन कभी कभी घर भी आ जाती थी। ऐसा होता था कि एक रात घर पर गुजार लेती थी और दूसरी रात अस्पताल में रहती थी। वहाँ एक नर्स थी जिसका नाम सलोनी था। उसके साथ मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। वो मेरे पति के कमरे का काम देखती थी और मेरी भी बहुत सेवा करती थी। कभी मेरे लिए चाय ले आती तो कभी खाने पीने की कोई चीज़। वो कहती थी कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएगी। मैं दिन भर अपने पति से बातें करती रहती थी। जितनी देर मुझे वहाँ रहने दिया जाता था, मैं उससे कुछ ना कुछ बताती रहती थी, पुराने दिन याद दिलाती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा करने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत अभी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ ज़्यादा देर रहने नहीं दिया जाता था। मैं इधर उधर घूमती रहती थी या फिर जाकर उस कमरे में बैठ जाती थी। अचानक से ही बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोती थी। जब मैं घर आई तो वहाँ मेरी सास का भाई यानी मेरे पति का मामा बैठा हुआ था। वे दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मुझे देखकर वो कुछ कहेगा। बेटा बहुत अफसोस हुआ, भगवान उसे ज़िंदगी दे। लेकिन उसने मुंह फेर लिया और मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी चला गया। मेरी सास ने कहा कि तुझे पता है तेरे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही है, और मेरा भाई यहाँ पर क्यों आया था? मैंने कहा कि क्यों, क्या हो रहा है मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं कि इसका पति बिस्तर पर पड़ा है और ये शहर में जाकर रंग रलियां मना रही है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैंने पलटकर अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि आप ये कह रही है? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा वहाँ बीमार पड़ा है, उसका इलाज हो रहा है। तेरा वहाँ पर क्या काम है? तू वहाँ पर क्यों रातें गुजारती है? लगता है वही कोई यार फंसा लिया है तूने, और वही तेरे पति के लिए खर्चे भी दे रहा है, क्योंकि तू उसे अपना सब कुछ दे रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं एक शरीफ घर की शरीफ बेटी थी। मैंने अपने पति से मोहब्बत की थी, लेकिन ऐसी पाक मोहब्बत की कि कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा था, और फिर शादी भी की और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। मेरे दिल में मेरे पति के लिए कितनी वफा थी, मैं लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती थी। और मेरी सास ने इतनी बड़ी बात कर दी, मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आगे से ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे अस्पताल जाने की, या घर में रहा कर, अस्पताल वाले बता देंगे अगर कोई बात होगी तो। मैंने कहा कि मम्मी, क्या वो आपके अपने बेटे हैं या आपने उनको कहीं से उठाया था? मेरी सास ने कहा कि क्या मतलब है, ये क्या कह रही है? मैंने कहा कि आपको कोई परवाह नहीं है, आपको नहीं पता कि अस्पतालों में मरीज के साथ क्या होता है, और मरीज के साथ एक बंदा तो रहता ही है, और मैं नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा? ठीक है, मैं नहीं जाती, आप जाकर रहो। मेरी सास खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे घुटनों में तो दर्द है, मैं तो खुद मरीज हूँ। मैंने कहा तो फिर कौन जाएगा? मैं ही जाऊँगी ना, और फिर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? आपके पास अगर लोग आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो आप उनको जवाब देने के बजाय उनके साथ मिल जाती है। क्या मैं आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ? क्या कसूर है मेरा कि मैं आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ? मेरी सास खामोश हो गई और वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हो रही थी। सारे खानदान में ये बातें हो रही थी। सब कह रहे थे कि जब इस तरह मर्द चारपाई पर पड़ जाए तो फिर औरत के कदम घर में नहीं रुकते, फिर तो वो जो चाहे कर सकती है
उसका पति तो मरा हो या जिंदा हो, एक बराबर है। उसे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है और उसकी पत्नी क्या करती फिर रही है। मेरी सास एक दिन मुझे कहने लगी कि जो हरकतें तू कर रही है ना, अगर मेरा बेटा होश में आ भी गया तो तेरी हरकत देखकर फिर से शर्म से मर जाएगा। मैं हैरान थी कि मेरी सास हवा में तीर क्यों चला रही थी। मैंने उसको कहा कि एक दिन आप मेरे साथ अस्पताल में चल रही है। तब सास ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, वहाँ फिर तेरा मजनू का क्या होगा, तेरी आवारा गंदगी में तो खलल पड़ जाएगा ना। मेरे पति ने ठीक कहा था कि मेरी माँ एक बहुत जालिम औरत है। वो किसी को खुश नहीं देख सकती, किसी के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकती है। और जब उनको पता चला कि मेरा पति बिस्तर पर पड़ गया है तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिए थे। मुझे दिन रात बातें सुनाती थी। अब तो बात कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा घर वापस आने का दिल ही नहीं करता था। एक बार मैं अस्पताल से आई तो अपने ही माँ बाप के घर चली गई। रात वहाँ पर गुजार ली। अब मेरी सास को ये गलतफहमी हो गई कि शायद मैं 3-4 रातों से अस्पताल में ही हूँ और उन्होंने पूरे खानदान में ये बात फैला दी। यहाँ तक कि मेरे पापा को भी फ़ोन करके कह दिया कि आपकी बेटी तो 4-5 दिन से घर नहीं आई, लगता है वहीं से किसी के साथ भाग गई है। मेरे पापा ने फ़ोन बंद कर दिया और जवाब नहीं दिया। मेरे पापा ने कहा कि लड़का तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी माँ बहुत ही बुरी इंसान है। इस घर में तुम कैसे गुजारा कर रही हो बेटी? भगवान तुम्हारे पति को सेहत और ज़िंदगी दे, उसे होश आए तो साथ में सास को अकल भी आ जाए और वो तुम्हें लेकर कहीं चला जाए। मैंने कहा कि पापा, पता नहीं, अभी तो वो खुद इस हाल में है कि मैं उनको कुछ कह नहीं सकती, तंग भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। मैं अपने पति के पास बैठी रहती थी, उसे पुराने दिन याद करवाती थी। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा था। हमारी शादी को ज़्यादा अरसा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे छोटे छोटे पल, वे छोटी छोटी खुशियाँ, वे लम्हे जो मैंने उसके साथ गुजारे थे, मैं उसे बताती रहती थी। एक दिन मैं उसे बता रही थी कि कैसे वो दरवाजे के पीछे छुप गया था। मैं जब कमरे में आई तो उसने मुझे गले से लगा लिया था और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मैं ये बात कर रही थी कि मैंने पलट कर देखा तो पीछे डॉक्टर राहुल खड़ा था। मैं शर्मिंदा हो गई कि कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अभी अभी ही कमरे में आया था, मेरे पति को चेक करने के लिए आया था। मेरे आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि आप परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत खूबसूरत और अच्छी इंसान हैं। वो मेरी तारीफ कर रहा था। उसने मुझे खूबसूरत क्यों कहा? फिर मैंने सोचा कि शायद उसके मुंह से निकल गया होगा, इसमें बाल की खाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी इतनी मदद कर रहा था। मैंने पता करवाया था कि एक कोमा के मरीज पर ना जाने दिन में कितने हजार रुपए का खर्च होता है। एक दिन में ही इतने पैसे लग जाते हैं जितने पैसे हम लोग शायद 4-5 महीने में खर्च होने का तसव्वुर कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर रहा था। उसने जाते हुए मुझसे कहा कि आप अपने पति से बहुत मोहब्बत करती है। मैंने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि लेकिन मुझे आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप पहले से कमज़ोर हो गई है। मैंने कहा कि क्या करूं डॉक्टर, जब शाम की ऐसी हालत होती है तो ना कुछ खाने का दिल करता है ना पीने का, और अचानक से नींद आ जाती है। वो सलोनी बेचारी बहुत अच्छी है, मेरे पीछे पीछे फिरती है, कभी चाय लेकर आती है, कभी जूस लेकर आती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मुझे बेमौके की नींद क्यों आ रही है। दिन में नींद आ जाती है लेकिन रात में नहीं सोती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आपने अपना सारा निज़ाम गड़बड़ कर लिया है, आप ठीक से खाना नहीं खा रही है, रात को सो नहीं रही है, तो फिर दिन में नींद आएगी ना। इंसानी जिस्म ने आराम तो करना होता है। अब अगर आप उसे आराम करने का मुनासिब मौका नहीं दे तो कहीं ना कहीं से टाइम निकालेगा ताकि आराम कर सके। इसलिए आपको बेमौके की नींद आ रही है, अब परेशान नहीं होना। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि शाम की हालत पहले से बेहतर है? उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आपसे यही कहूँ कि कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोई बुरी खबर भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर इसी तरह बहुत अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा है, लेकिन देखें, मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा, पर मेरा अपना खर्च हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पति जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर इसी तरह 1 साल या 2-3 साल गुजर गए तो इतने अरसे तक कौन उसे रखेगा? फिर आप लोगों को खुद ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने अपने पापा को ये बात बताई, वो भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि बेटी, तेरे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? तुझे किसी की नज़र लग गई?
अगर तेरा पति कभी भी वापस नहीं आया और हमेशा ऐसे ही पड़ा रहा तो हम क्या करेंगे? हम तो गरीब लोग हैं। ये कोई फिल्म या ड्रामा तो नहीं है जिसमें इतने सालों तक इंसान कोमा में पड़ा रहता है और फिर एक दिन वापस आ जाता है। हम उसे इतने सालों तक कैसे रखेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर घर में इंतज़ाम किया तो घर में भी मशीनें वगैरह भी चाहिए होंगी, और हमारे देश में तो इतनी बिजली जाती है। तो समझ रही हो ना कि ये मामला कितने लंबे चौड़े और कितने उलझे हुए हैं। मैं सब कुछ समझ रही थी, लेकिन मैं क्या करती? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई हुनर भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ बीए तक पढ़ाई की थी। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाती तो मुझे 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते, और इससे ज़्यादा तो एक दिन में खर्च हो रहा था। मेरे पापा अगर अपना घर बेच देते और खुद किराए पर आ जाते तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती, और फिर उनके घर के बाकी हुए पैसे भी तो एक दिन ख़त्म हो जाते। पैसा वाला किसी के पास टिकता है, ख़त्म हो जाता है। एक दिन मैंने अपनी सास से गुस्से में कहा कि आप अपनी बेटी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं लेती? वहाँ के पैसे तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला है कि डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर रहा है और तू मेरी बेटी से पैसे निकलवाना चाहती है। झूठ बोलती है, धांधली करती है हमारे साथ। इधर डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर रहा है और फिर तुझे किस बात के पैसे दे हम? मैंने कहा कि मुझे नहीं, हॉस्पिटल वालों को, क्योंकि डॉक्टर हमेशा तो इलाज मुफ्त में नहीं करेगा। मेरी सास ने कहा कि फिर तो कुछ कर, जवान है, खूबसूरत है, किसी तरह पैसे कमा। मेरी सास का क्या मतलब था कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तो मैं अपनी जवानी और खूबसूरती का फ़ायदा उठाऊँ? मेरे साथ में तो हर हद पार कर दी थी। वहाँ हॉस्पिटल के इस कमरे में बैठी थी। आज मुझे वापस जाना था। मुझे वापस जाकर अपनी सास को अपना मुंह दिखाना पड़ता था। ये मैं वापस आ गई हूँ। फिर घर के काम भी होते थे। मैं जब जाती तो मेरे लिए घर के काम रख के बैठी होती थी। सारे घर के कपड़े होते थे जो बहुत गंदे होते थे। किचन की ऐसी हालत होती थी कि जैसे यहाँ पर किसी औरत ने नहीं बल्कि किसी छोटे बच्चे ने काम किया है। सारे बर्तन गंदे होते थे। अगर मैं 2 दिन नहीं जाती तो वो 2 दिन के काम एक साथ रख के बैठी होती थी। मैं सारे काम खुद करती थी। बहुत ज़्यादा थक जाती थी। एक इंसान परेशान हो, ऊपर से उसे कहीं से सुकून भी ना हो, तो वो क्या करे? मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं खुद बीमार हो जाऊंगी। जब तक मेरा पति ठीक होगा मैं खुद उसके जैसी हालत में चली जाऊंगी। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि मैंने अपना निज़ाम गड़बड़ कर लिया है। मुझे आराम और सुकून की ज़रूरत है, पर मेरी ज़िंदगी में कोई आराम और सुकून था ही नहीं। आज मुझे वापस तो जाना था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं इसी कमरे में बैठी थी। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर पहले सलोनी आई थी। उसने मुझे चाय पिलाई। कहते हैं कि चाय पीने से नींद नहीं आती, लेकिन मुझे चाय पीने के बाद भी नींद आ गई, और मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब होश आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। इस कमरे में कुछ तो अजीब हो रहा था। मैं उठ के बाथरूम चली गई थी। जब वापस आई तो मैंने देखा सलोनी मेरे बिस्तर को जल्दी जल्दी साफ कर रही थी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम? ये बिस्तर तो साफ था। उसने कहा कि नहीं, साफ नहीं था, बहुत गंदा था। जब वो चादर को लेकर वहाँ से जाने लगी तो मैंने कहा कि दिखाओ मुझे कैसा गंदा था। जब मैंने चादर देखी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा कि ये है तुम्हारी असलियत, ये सब कुछ करती रही हो तुम। मैंने उससे बालों से पकड़ लिया और पूछा कि किसने किया ये सब कुछ? तो उसने मुझे डॉक्टर रोशन का नाम बताया, और मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। इसलिए वो हमारी मदद कर रहा था। और ये जो मुझे रोज़ चाय शरबत पिलाती थी, उसके अंदर कोई नींद की दवाई मिला देती थी। मैं अब भी पागल थी ना। मैंने कैसे मान लिया था कि कोई बिना वजह किसी की मदद कैसे करता है। और यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी पड़ी होती है। हर इंसान अपने पेट पर हाथ मारता है, अपनी ज़रूरत के लिए बैठा होता है। तो फिर ये सब मैंने कैसे सोच लिया? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं रोती रोती अपने पति के पास गई और मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि देखो मेरे साथ इस दुनिया ने क्या कर दिया। जिस औरत के साथ उसका पति नहीं होता, उसके साथ ये दुनिया क्या करती है। मैं तुम्हारे यहाँ पर आती थी, तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है। मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी।
वो मुझे ही कसूरवार समझेगा। इस मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैंने पलट कर देखा तो डॉक्टर पीछे खड़ा था। मैंने कहा कि तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद की है मैंने। तुम्हारा पति तो पड़ा हुआ है, ये तो कभी नहीं उठेगा। मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, तुम भी खूबसूरत हो। हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हारे पति को मैं नींद में ही इस दुनिया से भेज दूंगा और मामला ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास भी मत आना। मैं दूर दूर हटने लगी। वो आगे आगे आने लगा। जब अचानक से मेरी आंखों ने एक कुछ ऐसा देखा। मेरे पति की आंखें तो बंद थी, लेकिन उसने बाजू बढ़ाकर डॉक्टर रोशन का गला दबा दिया था। डॉक्टर रोशन की सांसें बंद हो रही थी। जब वो चीखने चिल्लाने लगा तो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय आ गया। किस्मत से आज उसका दूसरा पार्टनर भी आया हुआ था, जो कि राउंड पर था। उसने भी आवाज़ सुनी, वो भी इधर आ गया। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया। वो एक अच्छा धार्मिक टाइप इंसान था। ऐसा लगता था कि नेक बंदा है। उसने कहा कि मैं तो इसका हवाला हॉस्पिटल से किया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पति ने हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया था, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी पिछली वाली हालत में ही गया था। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि हम अभी भी उसका इलाज जारी रखेंगे और उसको यहाँ पर ही रहने देंगे, आप फिक्र नहीं करें। डॉक्टर रोशन को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और उसका लाइसेंस भी ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप पुलिस रिपोर्ट करना चाहती है? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। इस बारे में सिर्फ मैं और मेरा पति ही जानते थे। 3 महीने मस्जिद गुजर गए और फिर एक दिन मेरे पति को होश आया। उसे सब कुछ पता था, लेकिन वो जानता था कि ये सब कुछ हमारे साथ होना सिर्फ एक हादसा था, इसलिए उसने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद वो 1 महीने और हॉस्पिटल में रहा था कि वे बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने हॉस्पिटल वालों का शुक्रिया अदा किया और हम लोग घर पर आ गए। मेरे पति को अभी तक उनकी माँ का रवैया पता ही था। मेरे पति घर में कुछ महीने रहा और उसके बाद उसने कहीं से उधार ले लिया और मुझे लेकर एक तरफ हो गया। वहाँ जाकर हमने घर में ही दुकान बना ली। अब हम लोग अपनी दुकान चलाते हैं, वहीं से कुछ पैसों से उधार दे देते हैं और दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। मेरी सास अपने रिश्तेदारों के पास चली गई है। उनको उनके बेटे के वापस आने की खुशी तो हुई, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि मेरे पति ने सोच लिया कि उनके साथ नहीं रह सकती और वो मुझे अपने साथ कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। इसलिए मेरे पति ने ये फैसला किया। मैं हैरान हूँ कि हम लोग कैसे ज़िंदगी की इतनी बड़ी मुसीबत से निकल आए। हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक कि उसे कोई मतलब ना हो। कुछ नेक लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं बिल्कुल बिना किसी मतलब की, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हॉस्पिटल का दूसरा मालिक ऐसे ही था। उसने हमारी मदद की थी। हमें तो उसे हमसे कोई मतलब नहीं था। वो डॉक्टर अब भी आउट ऑफ सर्विस है और कोई हॉस्पिटल उसे नौकरी नहीं देगा। इसके बाद उसका रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। मुझे कभी कभी ये सब याद आता है तो मैं बहुत रोती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने या रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हैरान हूँ कि कैसे मेरा पति, जो एक ऐसी कंडीशन में पड़ा था कि वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता था, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना पूरा बाहू बढ़ा लिया था। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे मेरे पति से बहुत मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं तो खुदकुशी करना चाहती थी। जो मेरे साथ हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी, पर मेरे पति ने दोबारा कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो भाई और बहनों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं और एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।